जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपके साथ अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन जर्नी शेयर करने जा रहा हूं। क्यों मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करने का डिसीजन लिया, कैसी मेरी जर्नी रही, क्या क्या अप और डाउन फेजेस मुझे फेस करने पड़े, कैसे मैंने उनको टैकल किया, सब मैं आज के सेशन में डिस्कस करूंगा। आज का सेशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बल्कि हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या इन फ्यूचर करने वाला है, बिकॉज आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखोगे। सो यू हैव टू लिसन टू ईच एंड एवरीथिंग टिल द एंड वेरी क्लियरली so that you can derive maximum out of this session. सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है +1 +2 में मैंने नॉन मेडिकल लिया था। मैंने कोई ये सोच के नॉन मेडिकल नहीं लिया था कि मेरा कोई ड्रीम था इंजीनियर बनने का। जस्ट मेरा मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने नॉन मेडिकल लिया था। एंड व्हेन आई एंटर्ड इनटू माय +1 क्लास, उस टाइम पर आईआईटी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज मेरे रिलेटिव्स में, फैमिली में दूर दूर तक कोई इंजीनियर नहीं था। तो मुझे इसकी वैल्यू के बारे में, इसमें एंटर करना कितना एक बड़ा टास्क है, कुछ आइडिया नहीं था इन चीज़ों के बारे में। बट आई टुक इट एज अ चैलेंज। +1 +2 में मैंने अच्छे से मेहनत की। IIT JEE 2005 और 6 दोनों मैंने क्रैक किए। 2 बार मैंने IIT JEE क्रैक किया। IIT दिल्ली में मुझे एडमिशन भी मिला था। मेरा ऑल इंडिया रैंक 1304 था। बट फाइनली आई डिसाइडेड टू परस्यू माई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। वो मेरा अपना डिसीजन था। वो क्यों मैंने डिसीजन लिया था, उस सब पे मैंने एक डिटेल्ड सेशन ऑलरेडी बना रखा है। तो व्हेन आई एंटर्ड इनटू माय इंजीनियरिंग, सो उस टाइम पर मेरा कोई ऐसा विजन क्लियर नहीं था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कुछ करूंगा या मैं मैनेजमेंट में अल्टीमेटली कुछ करूंगा। जस्ट बिकॉज कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक ट्रेंड था, तो उस चक्कर में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ले लिया था। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया, नॉन मेडिकल मैंने इस चक्कर में लिया था कि मैथ्स फिजिक्स में इंटरेस्ट था। सो मैं एक वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की तरह ही था जिसके सामने एक रास्ता भी क्लियर नहीं था। उसको नहीं पता था कि लॉन्ग टर्म विजन मेरा क्या है। सो इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और उसी साल से मेरी फिटनेस जर्नी भी स्टार्ट हुई, जो कि मैं आपको बताता हूँ कंसिस्टेंटली मोर देन 13 ईयर्स से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो 2006 में मेरी फिटनेस जर्नी मेरी इंजीनियरिंग के साथ ही स्टार्ट हुई थी और उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया विदाउट एनी गैप। सो इंजीनियरिंग में आई वॉज अ मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर। वहाँ पे मेरे मार्क्स वगैरह अच्छे आते थे, बट मैं कोई ऐसा स्टूडियस टाइप का या बुकवर्म टाइप का इंसान बिल्कुल भी नहीं था। जैसे एक टिपिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ता है, उसी टाइप से पढ़ता था। जस्ट ये था कि फिटनेस पे भी मैं ध्यान रखता था, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे पे बैक करती थी इन फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। ग्रास्पिंग पावर अच्छी रहती थी। सो कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी आपका काफ़ी अच्छा रहता है उस वजह से। सो इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर निकला, तब तक मेरा माइंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। मुझे कुछ नहीं पता था अल्टीमेटली मुझे आगे करना क्या है। बट एक चीज कहीं ना कहीं मुझे क्लियर हो गई थी, जो कहते हैं कि अंदर से आवाज आती है, वो क्लियर ये हो गई थी कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर कोई खराब सेक्टर है जॉब करने के लिए, या मुझे वो खराब सेक्टर लगता था। बट हर इंसान का एक अपना सोचने का तरीका होता है, अपना एप्टीट्यूड होता है, अपना एक कंफर्ट जोन होता है। मेरी आदत थोड़ी इस टाइप की रहती है कि मैं कभी भी भेड़ चाल नहीं करता हूँ। दूसरों को देख के अपना डिसीजन नहीं लेता हूँ कि भीड़ किधर जा रही है मैं उस साइड चला जाऊं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको प्राइवेट सेक्टर लगता हो कि नहीं, मेरा इस साइड एप्टीट्यूड नहीं है या मैं इस साइड नहीं जाना चाहता हूं। बट जस्ट बिकॉज उनके बैचमेट सबके सब प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हैं, सो वो भी बैठ जाते हैं कि मेरे को भी प्लेसमेंट लेनी है, या सोशल प्रेशर हो जाता है, फैमिली प्रेशर हो जाता है। बट मैं उस टाइप का नहीं हूं। मैं सोशल प्रेशर या फैमिली प्रेशर के नीचे कभी भी नहीं दबता हूं, ना मैं भीड़ को देख के इन्फ्लुएंस होता हूं। सो जो चीज मुझे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि मुझे इस साइड पे नहीं जाना है, सो आई टुक माई डिसीजन कि मुझे इस साइड तो नहीं जाना है, मुझे प्लेसमेंट्स में तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है, ना मुझे MBA एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है। सो ये चीज तो मेरी बिल्कुल क्लियर थी। मेरे माइंड में जो ज्यादा चीज थी वो ये थी कि मुझे खुद का कुछ करना है। बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ माय फादर भी घूमता था। बैक ऑफ द माइंड मेरे वो ड्रीम घूमता था फादर का। वो क्या ड्रीम था? वो ड्रीम उनका कोई मेरे लिए ड्रीम नहीं था, वो उनका अपना एक ड्रीम था जो कि फुलफिल नहीं हो पाया था। मेरे फादर जब 7th 8th क्लास में थे, तब मेरे ग्रैंडफादर को पैरालिसिस का अटैक हुआ था। उसकी वजह से माई ग्रैंडफादर वॉज टोटली बेड रिडन। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी घर की मेरे फादर के ऊपर आ गई थी व्हेन ही वाज इन 7th और 8th क्लास। उस टाइम पर पेरेंट्स की, 2 एल्डर सिस्टर्स की, एक यंगर ब्रदर की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे फादर के ऊपर आ गई थी। मेरे फादर ने स्कूल और कॉलेज टाइम पे पार्ट टाइम जॉब करके किसी तरह घर चलाया, बिकॉज उस टाइम पे घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। सो माई फादर डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। उनकी यंग एज में एक उनका सपना हुआ करता था कि एक दिन वो गवर्नमेंट ऑफिसर बने, बट ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस, रिसोर्सेज एंड अदर कॉन्स्टेंट्स ही कुड नॉट फुलफिल हिज ड्रीम। बट अपनी मेहनत से उन्होंने ये इंश्योर किया कि मेरी स्टडीज में कभी कोई दिक्कत ना आए, मुझे किसी गाइडेंस की कोई कमी ना हो, मुझे कोई बेसिक रिसोर्सेज की कभी कमी ना हो।
उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि सिविल सर्विसेज एग्जाम की मैं प्रिपरेशन करूं या उनका सपना पूरा करूं, बट ही यूज्ड टू टेल मी अबाउट हिज स्ट्रगलिंग डेज सो डैट मुझे कोई मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिल सके कुछ बड़ा करने की लाइफ में। एंड आई टुक इट एज माई मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल माई फादर्स अनफुलफिल्ड ड्रीम। लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन का डिसीजन लिया और ये डिसाइड कर लिया था कि प्लेसमेंट्स में मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। और मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये भी था कि अगर 1% मेरा ये एग्जाम क्रैक नहीं होता है तो इन दैट केस आई विल टीच स्टूडेंट्स फॉर IIT JEE। मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि उसमें मेरा ऑलरेडी काफ़ी इंटरेस्ट था, उस पर मेरी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी थी। सो मेरे माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड अपना कुछ काम करने का एक प्लान डेफिनेटली था उस टाइम पे भी। उस टाइम मैंने फिर फाइनल सेमेस्टर के आसपास एक बार यूपीएससी का पैटर्न एनालाइज किया, किस टाइप के पेपर्स आते हैं, क्या सिलेबस है। मैं ये बात बता रहा हूँ आपको ये 2010 की। उस टाइम पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का पैटर्न अभी के एग्जाम पैटर्न से डिफरेंट हुआ करता था। प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज का एक पेपर हुआ करता था और दूसरा पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट का हुआ करता था। जैसे अभी जीएस का एक पेपर होता है प्रीलिम्स में और उसके साथ सी सेट का होता है, उस टाइम सी सेट की जगह आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रीलिम्स में भी चूज करना पड़ता था। उसके साथ साथ मेंस में उस टाइम पर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। जनरल स्टडीज के 2 पेपर हुआ करते थे, एक एसए का हुआ करता था, जनरल स्टडीज के 300 के 2 पेपर, एसए का 200 का, उसके अलावा 300 के ऑप्शनल के पेपर 1 पेपर 2 और दूसरे ऑप्शनल के भी आपके पेपर 1 पेपर 2 300। तो टोटल जो मार्क्स बनते थे वो 2000 बनते थे। लाइक अभी 1750 है और आपका एक ही ऑप्शनल होता है, जीएस के 4 पेपर हैं, तो इस तरह से डिफरेंस था। और इंटरव्यू होता था उसके बाद, फाइनली इंटरव्यू अब भी होता है आपका। उस टाइम जैसे सब बच्चों को होता है कि कौन सा ऑप्शनल लें, मेरे माइंड में भी ये चीज़ आई। मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये पिक्चर क्लियर स्टार्टिंग से ही थी, मैंने साइंस ऑप्शनल लेने हैं, मैथ्स और फिजिक्स जैसे ऑप्शनल लेने हैं। प्रीलिम्स में आई डिसाइडेड कि मैं मैथ्स ऑप्शनल लूंगा, मेंस में मैथ्स और फिजिक्स जैसे ऑप्शनल लूंगा। तो जब लास्ट सेमेस्टर था इंजीनियरिंग का, उस टाइम पर रिलेटिव्स ने, सोसाइटी में लोगों ने, फ्रेंड्स ने पूछना शुरू कर दिया कि प्लेसमेंट कहाँ हुई है, प्लेसमेंट अभी तक हुई है या नहीं हुई है। पेरेंट्स से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, तो एक आप समझ सकते हो सोसाइटी में प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। बट मैंने उस चीज़ की परवाह नहीं की। रिलेटिव्स और आस पड़ोस में लोगों को जब पता लगा कि सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा है, तो उन्होंने डीमोरलाइज करने की कोशिश की कि आजकल तो प्राइवेट जॉब्स इतनी अच्छी हैं, आपको उसमें एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए थी, प्लेसमेंट में बैठना चाहिए था, आप गलती कर रहे हो, एटलीस्ट एमबीए एंट्रेंस की तो तैयारी करो, मास्टर्स कर लो, ऐसे घर बैठ के प्रिपरेशन मत करो। यूपीएससी तो एक गैम्बल है, यहाँ तो लक ही लक चलता है, अगर नहीं निकला तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। दुनिया भर की बातें जो टिपिकली आप सुनते हो एज अ स्टूडेंट जब भी किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हो। बट मैंने इन चीज़ों की परवाह नहीं की, क्योंकि मेरा विजन क्लियर हो चुका था कि या तो मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और उसको क्लियर करना है, और अगर 1% वो नहीं होता है तो मेरा बैक ऑफ द माइंड एक बैकअप प्लान रेडी था ऑलरेडी। सो लास्ट सेमेस्टर में आई टोल्ड माय पेरेंट्स फ्रैंकली कि अभी मैं यूपीएससी के एग्जाम में अपीयर होऊंगा और किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, ना मैं प्लेसमेंट्स में बैठने वाला हूँ, ना किसी एमबीए एंट्रेंस की तैयारी करने वाला हूँ। एंड माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी इन माई डिसीजन। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया कि मैं किसी और चीज की तरफ जाऊं। लास्ट सेमेस्टर में एक और क्रिटिकल फेज आया ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन को लेके। मैं डिसाइड कर चुका था मैथ्स और फिजिक्स ही लूंगा, बट मैं जिसके पास भी जाता था स्ट्रेटेजी पूछने, रिसोर्सेज पूछने, ही यूज टू डीमोरलाइज मी कि साइंस ऑप्शनल्स लेके तो ये एग्जाम क्रैक नहीं होगा, लोग एक एक नहीं संभाल पाते हैं, आप 2-2 लेने की सोच रहे हो, एक का ही सिलेबस इतना ज़्यादा है, 2 कैसे कवर करोगे। और आप सिर्फ टॉपर्स के मार्क्स मत देखो, बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत कम आते हैं साइंस ऑप्शनल में। बहुत तरह की नेगेटिव चीज़ें मुझे कही गई। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो हेड हैं उन्होंने भी मुझे इस चीज़ में डीमोरलाइज किया। मैंने एक बार दोबारा ठंडे दिमाग से सोचा, बिकॉज माई पेरेंट्स टोल्ड मी कि एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले, ये ना हो कि मैथ्स फिजिक्स के चक्कर में एग्जाम ही ना क्रैक हो। और एक बार दोबारा ठंडे दिमाग से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का और सिलेबस का एनालिसिस किया, और अंदर आत्मा से आवाज़ आई कि मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। और मुझे ये भी फील हुआ कि ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको मैं कितनी भी बार पढ़ सकता हूँ, बार बार अगर पढ़ना पड़ा तो मैं पढ़ सकता हूँ, और कोई सब्जेक्ट किसी के कहने पे या भेड़ चाल से मैं अगर ले लूँगा तो मैं बार बार नहीं पढ़ पाऊँगा। और ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मुझे हमेशा अपनी स्ट्रेंथ फील होते थे। सो आई डिसाइडेड कि मैं इन्हीं ऑप्शनल्स को चूज़ करूँगा, कोई कुछ भी कहे, क्योंकि चाहे बहुत कम रेशो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तो सिलेक्ट होते हैं साइंस ऑप्शनल के साथ। सो मैंने वो एक पॉजिटिव साइड देखी और सारी नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर दिया। सो प्रीलिम्स में मैंने मैथ्स डिसाइड कर लिया फाइनली।
अब जब 2010 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देने की बारी आई, मैंने पहला अटेम्प्ट विदाउट एनी प्रिपरेशन देने का डिसाइड कर लिया। ऑल्दो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि कभी भी विदाउट प्रिपरेशन आपको नहीं देना चाहिए अननेसेसरी। आप ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अटेम्प्ट खराब होता है, क्योंकि आज के टाइम पे आपके पास 6 अटेम्प्ट हैं, बहुत होते हैं, मोर देन इनफ अटेम्प्ट्स हैं। बट जब आप बिना प्रिपरेशन के जाते हो और आपको जब सक्सेस नहीं मिलती है, तो वो चीज़ आपके मेन अटेम्प्ट में जब आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाते हो, कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी का बैक ऑफ द माइंड काम कर सकती है। सो हमने इस टाइप का रिस्क नहीं लेना है। ऑल्दो मैंने ये गलती की थी, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना 2010 में फॉर्म फिल करने के बाद देना डिसाइड किया था, और उस टाइम बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी। जस्ट बिकॉज मेरा मैथ्स प्रीलिम्स में ऑप्शनल था, मैथ्स मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, उसके बेसिस पे मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अच्छा हो गया। सो मुझे लगने लग गया था प्रीलिम्स मेरा क्रैक हो जाएगा। बट मुझे कहीं ना कहीं ये भी पता था कि अभी मैथ्स फिजिक्स जैसे ऑप्शनल मैंने प्रिपरेशन उनकी स्टार्ट नहीं की है, तो मेंस इस बार क्लियर होना तो पॉसिबल नहीं है। सो इंजीनियरिंग कंप्लीट की, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आई वेंट टू दिल्ली फॉर कोचिंग। वहाँ पे रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया फिजिक्स के ऑप्शनल के लिए और जीएस के लिए। बट विद इन अ स्पैन ऑफ 20 डेज मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि सारी गेम सेल्फ स्टडी की है। अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी ही है जो आपको पार लेके जाएगी। और अगर आपके पास क्वालिटी रिसोर्सेज हैं, आपको एक स्ट्रेटेजी समझ आ गई है, तो आप सेल्फ स्टडी से ये एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। 20 डेज के बाद आई डिसाइडेड टू क्विट माई कोचिंग क्लासेज एंड कम बैक टू माई होम। मैंने वहाँ पे कोचिंग क्लासेस छोड़ दी और वापस घर आके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू की। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, प्रीलिम्स क्रैक हो गया, क्योंकि पता था कि मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा हो गया है। जीएस का एवरेज गया था, बट ऑन द बेसिस ऑफ माई स्कोर इन मैथ्स एग्ज़ाम क्रैक हो गया। मेंस का एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम ऑब्वियसली प्रिपरेशन अप टू दिमाग बिल्कुल भी नहीं थी, और मेंस का एग्ज़ाम अच्छा हुआ भी नहीं। मुझे बिल्कुल भी आस नहीं थी कि मेंस का एग्ज़ाम क्लियर होगा। मेंस का रिजल्ट आया, सो मेंस का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, इंटरव्यू कॉल नहीं आया। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आया, सो उसके बाद रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, सोसाइटी में लोगों का प्रेशर मेरे ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया कि रिजल्ट कैसा रहा, क्या हुआ। उनको बताया नहीं आया तो और प्रेशर हावी होने लग गया, नेगेटिव बातें जो नॉर्मली आप सुनते हो। और मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करता जा रहा था। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ अपनी लाइफ में। और एक और चीज़, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं अपनी फिजिकल फिटनेस का और मेंटल फिटनेस का भी साथ में अच्छे से ध्यान रख रहा था। वो चीज़ बहुत आपको हेल्प करती है किसी भी लो फेज को ओवरकम करने के लिए। ऑल्दो इंटरनली मैं आपको बताऊं, मैं इतना लो उस टाइम नहीं फील कर रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस में फेलियर के बाद, बिकॉज मुझे पता था मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है। बाहर से लोगों को शायद लग रहा हो कि हाँ इसका ये फेलियर हो गया, बट मुझे पता था मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है। सो वो चीज़ ने मुझे कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं किया। सो मैंने अपने उस अटेम्प्ट से कुछ सीखा ही था, कुछ पाया था, कुछ खोया नहीं था। इस दौरान जब मैंने अपना प्रीलिम्स दिया था 2010 में, तब से लेके नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के बीच में मैंने मैथ फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, जीएस पे भी की, बट मैथ फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि इस बार मैं अपीयर हो रहा था एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ। उस साल से ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया था, सी सेट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। 2011 के अंदर मैंने चेंज्ड पैटर्न के साथ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मेरा ठीक हो गया, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया, पॉजिटिव रिज़ल्ट आया। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम का टाइम आया। मैं अंदर से काफ़ी कॉन्फिडेंट था उस ईयर। उसके बाद मेंस के एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुआ, बट समहाउ आई फेल्ट कि मैं अपना 100% नहीं दे पाया हूँ मेंस एग्ज़ाम में। मैथ्स फिजिक्स के अंदर भी मैं अपना 100% नहीं दे पाया था। बट इतना भी खराब नहीं हुआ था कि मुझे ये लगे कि मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। मुझे ये लग रहा था कि मैं अपना 100% नहीं दे पाया हूँ, बट इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। सो इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं अगर अच्छे से करूँगा, उस वजह से शायद मैं फाइनल लिस्ट में आ जाऊँ। सो मेंस के रिजल्ट के बाद भी मैं अपनी रिवीजन मैथ फिजिक्स की, जीएस की जो थोड़ी बहुत रिवीजन साथ साथ करता रहा। जब मेंस का रिजल्ट आया तो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। मेरा लिस्ट में रोल नंबर नहीं था। मेरा मेंस अगेन दोबारा क्रैक नहीं हुआ। इस बार ज़रूर मैं सडनली एक लो फेज में फील करने लग गया खुद को, क्योंकि प्रिपरेशन इस बार अच्छी थी, कॉन्फिडेंस भी था और एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरव्यू कॉल आएगा, बट नहीं आया। तो इसके बाद कुछ दिन मैं परेशान रहा ये सोच के कि मेरी इतनी कमी कहाँ रह गई है कि इंटरव्यू कॉल भी नहीं आया। बिकॉज इस स्टेज तक आपको मार्क्स नहीं पता चलते हैं, मार्क्स आपको फाइनल रिजल्ट के बाद पता चलते हैं। सो आप जस्ट आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ इतनी कमी रह गई होगी। बट जिस दिन मेरा ये मेंस का रिजल्ट नेगेटिव आया, उस दिन भी मैं जिम में गया और ज़्यादा टाइम स्पेंड किया मैंने जिम में। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और सब्सिक्वेंट डेज जिन दिनों में मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान था, उन दिनों में भी मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया जिम में। और इवन
जब मेरे ये एग्जाम्स भी थे, चाहे मेंस का, प्रीलिम्स का, या मेरे इंजीनियरिंग के फाइनल एग्जाम्स हुआ करते थे, उससे पहले भी मैं जिम में होता था, एक दिन पहले भी मैं जिम में होता था, अपना वर्कआउट डेफिनेटली करता था। जो चीज़ आपको पसंद है, जो आपका पैशन है, जो चीज़ आपको खुशी देती है, वो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। स्पेशली लो फेज में तो उसको और ज़्यादा करना चाहिए। उस चीज़ ने मुझे हमेशा एक फॉरवर्ड पुश दिया। मैं सोच रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए, मतलब क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो इसके बाद आई डिसाइडेड कि मुझे इस नेगेटिव ऑरे से बाहर आना है, उसी के बाद एक अच्छा सा सेल्फ एनालिसिस मैं कर पाऊंगा। आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि हम कुछ दिन के लिए आउटिंग करके आते हैं। मैंने इंटेंशनली मसूरी का ट्रिप बनवाया बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी द एंट्री गेट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मसूरी जाके उस गेट के सामने खड़े होके आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि अगले साल मुझे इस तरह से तैयारी करनी है कि मुझे इस गेट में एंट्री करने लायक बनना है। मेरी हैसियत इतनी होनी चाहिए कि मैं इस गेट में एंट्री कर सकूं। एकदम से मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर गई। पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं वापस अपने घर गया। मैंने बड़े अच्छे से एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ मेरी कमियां हैं। कमियां थी इसीलिए नहीं क्लियर हुआ था मेरा मेंस का एग्जाम। मैंने बड़े अच्छे से बैठ के ठंडे दिमाग से एनालिसिस किया और मुझे अपनी कमियां दिखी कि यहाँ यहाँ मेरी कमियां हैं और उनके ऊपर मुझे काम डेफिनेटली करना है। जो कमियां मुझे लग रहा था कि पहले नहीं है, वो थी कहीं ना कहीं। उसके बाद मैंने और मेहनत की, जो मेरे लूप होल्स थे उनको मैंने कवर करने की कोशिश की। अगले साल 2012 के एग्जाम में मैंने दोबारा से प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स क्रैक हुआ, उसके बाद मेंस दिया बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ। इस बार मैं अपने मेंस के अटेम्प्ट से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड था। ऑल्दो आप कभी भी 100% यूपीएससी का एग्जाम देके सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हो, बिकॉज यूपीएससी का एग्जाम ही इस तरह का होता है। बट मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आया तो उसके बाद इंटरव्यू कॉल भी मुझे आया। इट वॉज अ रियली ग्रेट डे फॉर मी। इंटरव्यू कॉल आया, उसके बाद मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से की, कुछ लोगों से गाइडेंस ली, मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी दिए। मॉक इंटरव्यूज़ देने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो गया था। उसके बाद मेरा इंटरव्यू कैसा गया था उसके ऊपर मैंने अलग से एक सेशन बना रखा है कि क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। इंटरव्यू देने के बाद आप बिल्कुल भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज आपको मेंस के मार्क्स नहीं पता है, आपको ये नहीं पता कि इंटरव्यू पैनल ने आपको किस हिसाब से असेस किया है। फाइनली आई क्रैक्ड दैट ईयर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और लबासना के एंट्री गेट में एंट्री करने लायक मैं बन गया था, जो प्रॉमिस मैं खुद को करके आया था। सडनली आपके फ्रेंड्स, आपके सोसाइटी में जो लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो कुछ टाइम पहले आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपके डिसीजन के लिए, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के डिसीजन के लिए, आप प्लेसमेंट्स में नहीं बैठे और सडनली आपको अब अप्रिशिएट करने लग गए। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि दुनिया का प्रेशर, एक्सपेक्टेशन प्रेशर अपने ऊपर हावी मत करवाओ। ये लोग अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। आज आपका ग्राफ अच्छा है तो सब आपके साथ हैं, कल आपका ग्राफ डाउन हो जाएगा तो सब पीछे हट जाएंगे, फिर दोबारा अप हो जाएगा, फिर साथ आ जाएंगे। ऐसे लोगों का प्रेशर आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं कराना है। और मैंने कभी भी सोशली किसी से कट ऑफ नहीं किया था, आपको भी कट ऑफ नहीं करना है। रिड्यूस कर सकते हो इंटरेक्शन, बट टोटली कट ऑफ मत करो। मैं कई बार समझा चुका हूं, जितनी बार आप कट ऑफ करोगे, जितना ज्यादा कट ऑफ करोगे, उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन प्रेशर अपने ऊपर हावी करवा लोगे। और इसके साथ साथ पूरी जर्नी के दौरान कभी भी मैंने अपनी फिटनेस को इग्नोर नहीं किया, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो या मेंटल फिटनेस हो। खुद का ध्यान रखो, खुद को टाइम दो। अगर खुद का ध्यान रखोगे, अंदर से सही रहोगे, तभी डिप्रेसिंग मोमेंट्स, लो फेजेस, स्ट्रगलिंग फेजेस को ओवरकम कर पाओगे। और ये चीज एप्लीकेबल थ्रू आउट योर लाइफ रहेगी। ये नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, ये चीज एप्लीकेबल है। और आपको लाइफ के लो फेजेस में कभी भी गिव अप नहीं करना है। सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस का एग्जाम पूरी उम्मीद के बावजूद जब क्रैक नहीं हुआ, तो उस टाइम अगर मैं गिव अप कर देता तो आज तक रिग्रेट करता। उस टाइम पर मैंने ठंडे दिमाग से खुद को समझाया कि मेरा ये फेलियर उन स्ट्रगल्स के सामने कुछ भी नहीं है जो पूरी जिंदगी मेरे फादर ने फेस किया है। उनके सपने को पूरा करने के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूं, और इतनी जल्दी अगर हार मान जाऊंगा तो हमेशा रिग्रेट फील करता रहूंगा। आपको कभी भी हार नहीं माननी है। और फाइनली आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने भेड़चाल नहीं करनी है, क्राउड को फॉलो नहीं करना है, किसी के कहने पे कोई डिसीजन नहीं लेना है, किसी से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन नहीं लेना है। जो आपकी अंदर की आत्मा बोलती है, आपने वो डिसीजन लेना है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपने वो फॉलो करना है। जो चीज आपको खुशी देती हो वो फॉलो करना है। और एक बार जब उस रास्ते पे चल पड़े तो किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इन द एंड मेरी दो बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, लाइफ में जो करो दिल से करो, वरना बिल्कुल मत करो। दूसरी बात, लाइफ में हाई मोमेंट पे सब सही रहते हैं, हाई मोमेंट पे सब खुश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। बट जंग वही जीतता है, सक्सेसफुल वही होता है जो कि लो फेजेस में, लो मोमेंट्स पे भी एनर्जेटिक रहे और खुद को संभाल के रखे। जय हिंद।